तो आज का लेक्चर है हमारा रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे रेट लॉ के बारे में। लास्ट लेक्चर में आपने फैक्टर्स देखे थे जिन फैक्टर्स पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता था, और उन फैक्टर्स में आपने एक फैक्टर पढ़ा था कंसंट्रेशन का। वहां पे आपने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और आपने ये भी पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा जब हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और फिर उसके बाद ये भी देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो सकता है जब हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, और रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड भी था। ये सारी की सारी चीजें आपने वहां डिस्कस की थी। बस उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉ आया, दैट लॉ इज नोन एज रेट लॉ, और रेट लॉ से ही हमें कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पता चलता है, और हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी यहां देखेंगे, आपको समझाएंगे डिटेल में, सारा का सारा कंसेप्ट आपको देंगे। यहां पे जरा आराम से इस लेक्चर को आप देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, रेट लॉ हमें बताता है फॉर डिफरेंट स्पीशीज जो प्रेजेंट होती हैं हमारी रिएक्शन के अंदर, उनकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। ये कंसेप्ट या इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए रेट लॉ आया, कि मतलब इन शॉर्ट ये बोल रहा है द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, इन्वॉल्व इन रिएक्शन के जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं हमारे रिएक्टेंट साइड में, हमारी प्रोडक्ट साइड में अलग अलग स्पीशीज, आपको पता है रिएक्टेंट में रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका क्या डिपेंडेंस है रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो चीज एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉ आया, दैट लॉ इज नोन एज रेट लॉ। ठीक है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं और फिर मैं एग्जांपल लेके आपको रेट लॉ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। आप एग्जांपल लिखेंगे 2a प्लस b गिव राइज टू प्रोडक्ट। 2a प्लस b गिव राइज टू प्रोडक्ट, ये है हमारी एग्जांपल। अब जरा देखिए, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, ये रेट लॉ जो है ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल डाटा नहीं है, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं, और ये क्या होता है, लैब में जाके एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और एक्सपेरिमेंट करके ही क्या करते हैं, हम रेट लॉ निकाल सकते हैं। या ऐसा नहीं है कि आप थ्योरेटिकली बोल दीजिए, थ्योरेटिकली नहीं होता। ठीक है, तो फिर मैं आपको इस रिएक्शन पे ले आता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है 2a प्लस b गिव राइज टू प्रोडक्ट। एक्सपेरिमेंट किए गए, और एक्सपेरिमेंट करने से पता चला कि हमारे बड़े एक्सपेरिमेंट किए गए, और एक्सपेरिमेंट करने से पता चला, लेट करते हैं कि हमारी जो a की कंसंट्रेशन है वो डबल करने पे, a की कंसंट्रेशन डबल करने पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी डबल हो रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट करने से पता चला कि हमारी ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है। तो यहां पे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्लियर है, ए की पावर 1 कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर, जितना रेट ऑफ रिएक्शन आप बढ़ाओगे उतना ही हमारी ए की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। क्लियर है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली सारा ये एक्सपेरिमेंटली बोल रहे हैं हम, लेट करके। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए गए कि हमारी बी की कंसंट्रेशन डबल करने पे, बी की कंसंट्रेशन डबल करने पे हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली लेट किया। ठीक है, कि बी की कंसंट्रेशन डबल करने पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे हम कैसा लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। ठीक है, या बी
के कंसंट्रेशन के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए कॉमन सी बात है, जितना रेट ऑफ रिएक्शन डबल करोगे कंसंट्रेशन ऑफ बी 4 टाइम इंक्रीज कर रही है। क्लियर हुआ आपको यहां से? ठीक है, ये सारा का सारा जो डेटा है, ये सारा का सारा जो डेटा है, ये वाला डेटा ये कहां से आया? ये एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली मालूम कर सकते हैं, रेट ला एक्सपेरिमेंटली मालूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप थ्योरेटिकली वे से बोल सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं। तो रिजल्ट क्या है हमारा? रिजल्ट है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। ठीक है, और इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाइए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर, ए की कंसंट्रेशन की पावर 1 और बी कंसंट्रेशन की पावर 2। बस ये है हमारा रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी को हम कहते हैं रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। वेयर के इज कांस्टेंट कॉल्ड रेट कांस्टेंट। बाद में डिटेल में चलेंगे, आपको बताएंगे के क्या है, के रेट कांस्टेंट है, और नाम भी है इसका, वो भी बताएंगे। ठीक है, यहां से हमें इस टाइम तक क्लियर हुआ, यहां से हमें यह क्लियर हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन और साथ में पावर भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आप तो ये सोच रहे हो कि सर लास्ट लेक्चर में आपने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज भी करता है जब कंसंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है, या आप ऐसा भी बोल दीजिए कि कंसंट्रेशन कम करने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। आपने अभी बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है या 4 टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, जब कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो आप एक काम कीजिए कि कंसंट्रेशन को कम कीजिए, तब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। आपने कहा था उस टाइम भी बढ़ता है। तो यहां इन शॉर्ट यहां जो 1 और 2 मैंने लिखा, ये 1 और 2 माइनस में भी हो सकता है, मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज भी कर सकती है जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल हमारी ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी जब रेट ऑफ ए की कंसंट्रेशन जब हम 4 टाइम करेंगे, ऐसा बोल दीजिए, जब ए की कंसंट्रेशन हम 4 टाइम्स करेंगे तब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, तब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। ये मैं जस्ट समझा रहा हूं, इसे नोट डाउन मत कीजिए। ठीक है, एक ही कंसंट्रेशन जब हम 4 टाइम्स करेंगे तब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर 1/2 की। खुद देखिए ना, ए की कंसंट्रेशन आप 4 टाइम कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आपका डबल हो रहा है। 4 टाइम नहीं होगा, 4 टाइम होता तो पावर 1 होती। ठीक है, 8 टाइम होता तो पावर 2 होती। ठीक है, लेकिन ये कम हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो 1/2 होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ए की जो कंसंट्रेशन डबल करने पे, ऐसा बोल सकते हैं ना, ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो रहा है। ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस आ गया ना। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1। इस केस में हम -1 लिखेंगे। जब ए की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो रहा है, तब ए की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सर जब बी की जो पावर पे फर्क ही ना पड़े, ठीक है, बी की पावर पे को फर्क ना पड़े, तब कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन जो होगा बी की उसकी पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है। अब मत सोचिए कि यहां पावर 1 2 3 4 5 भी है। ये पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, ये पावर नेगेटिव भी हो सकती है, ये पावर 0 भी हो सकती है, और ये फ्रिक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका रेट बढ़ रहा है, आपका रेट कम हो रहा है, या आपका रेट कांस्टेंट है, या आपके रेट पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये उस केसेस में आपको पावर अलग अलग करनी है।
हैं, या ऑलरेडी आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट पे फर्क पड़ता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है या अनअफेक्टेड होता है, ये आपने थोड़ा लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, इन शॉर्ट हम आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटली कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और कंसंट्रेशन के जो ऊपर पावर है उन पे भी डिपेंड करता है। और ये याद रखिए, सारा का सारा कहां से आया डाटा, ये सारा का सारा डाटा एक्सपेरिमेंटली है। ठीक है, ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं हम कह रहे हैं, ये हम कहां से पता कर रहे हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता कर रहे हैं। क्लियर है, एक्सपेरिमेंट करने से पता कर रहे हैं। बाद में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था, बाद में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम मैं आपको लिखाता हूं, उनका नाम था गुल्डबर्ग एंड विक। गुल्डबर्ग एंड विक, ये साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने दोनों ने एक लॉ दिया, जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। इन्होंने एक लॉ दिया जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। इन्होंने कहा कि ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिए, एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने सिंपल कहा कि इन्होंने ऐसा कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन, इसी रिएक्शन के लिए वो किसके बराबर होगा, कि a की पावर 2 b की पावर 1। ठीक है, b की पावर 1, ये इन्होंने सिंपल कहा कि ये है रेट लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। उन्होंने कैसे ये लॉ दिया, उन्होंने कहा कि जो रिएक्शन में रिएक्टेंट की स्टाइकोमेट्रिक है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की को पावर में ले जाइए और बना दीजिए रेट लॉ। ठीक है, उन्होंने सिंपल देखिए कि a की पावर 2 थी, इन्होंने a की स्टाइकोमेट्री 2 थी, इन्होंने a की पावर 2 कर दी, b की स्टाइकोमेट्री 1 थी, इन्होंने b की पावर 1 कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने सिंपली कहा कि जो स्टाइकोमेट्रिक होगी हमारे रिएक्शन में, उसी को आप पावर की, कंसंट्रेशन की पावर कर दो और आप रेट लॉ बना सकते हैं। लेकिन ये मेथड सरासर गलत था, हर रिएक्शन पे ये मेथड नहीं लग पा रहा था। दैट्स व्हाई जो हम बार बार यूज करते थे वो एक्सपेरिमेंटली डाटा ही यूज करते थे, एक्सपेरिमेंट से ही हम क्या करते थे, निकालते थे अपना रेट लॉ। ठीक है, क्लियर है, ये सारा का सारा डाटा जो हम एक्सपेरिमेंट से ही पता करते थे। मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जो हमारा रेट है, ये सारा का सारा रेट लॉ जो है, ये एक्सपेरिमेंट से ही निकल के आया, बिना एक्सपेरिमेंट से हम ये नहीं निकाल सकते। तो ये जनरली मैंने आपको क्या किया था, एक एग्जांपल लेके समझाया था। आइए हम जनरल टर्म्स लेते हैं और फिर हम रेट लॉ को लिखते हैं। हमने देखा कि कैसे हमने रेट लॉ की एक्सप्रेशन लिखी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जनरली हम कैसा लिखते हैं रेट लॉ को। हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction is directly proportional to कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर। आप देखिए, कोई पावर हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। मैंने लिख दिया एक्स लिख दिया। ठीक है, आप देखिए ये सब आप पढ़ लिए हैं 2 मिनट पहले, आपको पता है, मैंने बताया कैसे प्लस हो सकती है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो सकता है। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो सकता है, तब वहां पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा जब कंसंट्रेशन भी डबल होगी, तब वहां 1 वैल्यू आएगी। रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तब वहां 0 वैल्यू आएगी। या रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा जब कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे, तब हमारी वहां पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हो सकता है ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं अभी 2 मिनट पहले। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स। सिमिलरली आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ये एक्स एंड वाई स्टाइकोमेट्रिक नहीं है, ये स्टाइकोमेट्रिक अगर होती तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग होता। एक्स एंड वाई एक नंबर है, वो मैं आपको अभी 2 मिनट के बाद बताऊंगा क्या है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ा तो हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स प्लस नहीं सॉरी ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के हमने ये लिखा और हमने ये कहा ये हमारा क्या है, दिस इज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, रेट लॉ
एक्सप्रेशन या रेट लॉ भी बार बार कहीं लिखेंगे वो कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट आपको सोचना है कि ए क्या है। जरा यहां पे ए क्या है आपको ये लिखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो ए है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ ए। ए क्या है? ए है कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ये बी क्या है जरा ये बताइए। तो बी है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ बी। बी है कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब एक्स और वाई क्या है? तो एक्स लिखेंगे, एक्स क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये चीज इंपॉर्टेंट थी यहां पे। एक्स है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ये ऑर्डर मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा आपको, दिस एन इज, ये एन ही था ना, तो ये ऑर्डर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये ऑर्डर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये ऑर्डर 0 हो सकता है, ये ऑर्डर फ्रिक्शंस में भी हो सकता है। ठीक है, अब y क्या है? y इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू b, और ये भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, और फ्रिक्शन में भी हो सकता है। क्लियर है आपको? अब x और y दोनों आपस में जोड़ लीजिए तो क्या बनेगा? x और y है हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, x और y है हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिनको मैंने आपको बताया क्या क्या है। ठीक है, और के क्या है जरा के भी देख लीजिए। ठीक है, के भी देख लीजिए। के हमारा है रेट कांस्टेंट। के क्या है? रेट कांस्टेंट। इसी का एक और नाम भी है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड। रेट क्या होता है? स्पीड। रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, या हम एक और नाम भी इसे देते हैं, वो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये नाम भी हम इसे देते हैं। अच्छा, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब जरा थोड़ा डिफाइन करते हैं के को। अब थोड़ा हम के पे चलते हैं, के को डिफाइन करते हैं कि के हमारा क्या है। ठीक है, तो अभी अब 2 मिनट पहले आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन। रेट ऑफ रिएक्शन आपने क्या लिखा? वो थी के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ठीक है, यही आपने रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखी ना। ठीक है, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। और ये कहां से आई? ये इक्वेशन आई एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट करने से ये हमें इक्वेशन पता चली। मैं बार बार कहता हूं कि रेट लॉ इक्वेशन है, और रेट लॉ इक्वेशन एक्सपेरिमेंट करने से पता चल रही है कि कितना कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट पे फर्क कितना बड़ा, डिक्रीज कांस्टेंट रहा। दैट इज ऑलवेज एक्सप्लेन बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, यहां तक ये हुआ हमारा रेट लॉ। अब जरा आप लिखिए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन थी ना, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी, इज यूनिटी। जितनी भी स्पीशीज हैं उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी कर दो आप। ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी कर दो। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, ए की कंसंट्रेशन, दूसरी स्पीशीज यहां क्या है? बी। 2 से ज्यादा स्पीशीज भी हो सकती है, हमने सिर्फ ए और बी लिया हुआ है। ठीक है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन हमने किसके बराबर मानी? यूनिटी के बराबर मानी। अब ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो आर ओ आर किसके बराबर हो जाएगा? आर ओ आर यहां से के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आर और आर किसके बराबर है? के बराबर है। तो आइए डिफाइन करते हैं फिर यहां से रेट कांस्टेंट के को। रेट कांस्टेंट के क्या है? रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, लिखेंगे जरा, नोट्स बनाएंगे आप साथ साथ। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ reaction. Rate constant is defined as the rate of reaction when the concentration, या molar concentration भी लिख सकते हैं, when the concentration of each reactant
ए और बी दो रिएक्टेंट थे तो दो ही थे यहां. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट is taken as unity, then it is known as rate of reaction. क्लियर हुआ आपको? तब हमें इसे rate of reaction is defined as when the concentration of each reactant is taken as unity. ठीक है, तो यहां तक हमने रेट लॉ देखा. रेट लॉ से के बाद हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हमने आपके सामने प्रेजेंट किया. आइए अब यहां पे के को भी डिफाइन किया, तो अब हम देखते हैं फाइनली यूनिट्स हमारे के हमारे जो के क्या क्या यूनिट हो सकते हैं वो चीज हम यहां पे देखते हैं. तो हेडिंग लगाइए यूनिट्स ऑफ के यूनिट लगाइए. हेडिंग के यूनिट कैसे निकालते हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है के यूनिट निकालना. अब के यूनिट बड़े इंपॉर्टेंट है निकालना, बिकॉज के यूनिट से हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर भी पता कर सकते हैं कि ये हमारी रिएक्शन का क्या ऑर्डर है. ठीक है, के यूनिट से कैसे वो अभी बताते हैं आपको. लगाइए जरा हेडिंग यूनिट ऑफ के. ठीक है, यूनिट ऑफ के क्या है? के हमारा रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है. ठीक है, अच्छा जी, के क्या है? अब जरा रिएक्शन एक बार फिर से नोट डाउन कीजिए. आपको क्लियर हो जाएगा. रेट ऑफ रिएक्शन वाली रिएक्शन नोट डाउन करेंगे आप. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y. ठीक है, अब जरा रिएक्शन नोट डाउन किया आपने. अब यहां से आप k निकाल सकते हैं, जरा बताएंगे k यहां से आप निकाल सकते हैं, तो k लिखेंगे k. ठीक है, अब यहां लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई a की पावर x और b की पावर y. लिख सकते हैं ना आराम से. ठीक है, ये आपने ऐसा लिखा. अब जरा रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट आपने डिस्कस किए हुए ना, आपको पता है फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन के क्या यूनिट हैं. तो आप लिखेंगे के. रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, और साथ में हम क्या लिखते थे? टाइम के यूनिट लिखते थे ना, सेकंड इनवर्स. मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट है. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है ना, तो कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर, और टाइम क्या होता है? सेकंड इनवर्स. ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने, रेट ऑफ रिएक्शन वाली वीडियो देख लीजिए. ठीक है, अच्छा, डिवाइड करेंगे. ए क्या है? कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन टर्म है ए, तो ए को हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर. अब पावर क्या है? x, और b क्या है? b भी कंसंट्रेशन टर्म है, तो लिख सकते हैं मोल पर लीटर, और पावर क्या है? पावर है हमारी y. ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, चलिए. अच्छा, अब ये x और y है, तो ये बन जाएगा ना x प्लस वाई. ठीक है, इजिकल टू n. हम x प्लस वाई को n मानते हैं, नंबर मानते हैं, ऑर्डर मानते हैं. x प्लस ये ऑर्डर ही तो है. ठीक है, ओवरऑल x प्लस वाई इज इक्वल टू एन, दैट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑलरेडी बोला अभी पहले, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं के इज इक्वल टू मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाई, ऐसा भी लिख सकते हैं, जरा देखिए आराम से, मोल पर लीटर की पावर एन. क्लियर है? मोल पर लीटर की पावर एन. अब ये, अच्छा, ये से आप 1 मान लीजिए, इसे आप 1 मान लीजिए, इसके आप n मानिए. ये ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा ना, ये n ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा. अब ऊपर माइनस n भी है और ऊपर 1 भी है, तो दोनों को कंबाइन कर लो जरा. ऊपर माइनस n भी है और 1 भी है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे मोल पर लीटर 1 माइनस n, साथ में क्या है? सेकंड इनवर्स. दिस इज द यूनिट ऑफ के. मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स. अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा सेकंड में हो, ये टाइम हमारा आवर में भी हो सकता है, ये मिनट्स में भी हो सकता है, ये सेकंड में भी हो सकता है. ठीक है, अब यहां से देखिए यूनिट ऑफ के क्या है? मोल पर लीटर टाइम, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स. ठीक है, अब ये n यहां पे क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, n इज द
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए यूनिट ऑफ के डिपेंड कर रहा है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। अब जरा देखेंगे कैसे, अब थोड़ा सा कुछ यहां से निकालेंगे, आप देखेंगे समझेंगे कि कैसे कैसे हम क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्डर के लिए ये रेट कांस्टेंट से या रेट लॉ से निकालते हैं हम यूनिट्स। देखेंगे सर एक चीज मेरे साथ आप समझिए। चलिए तो देखिए रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट हैं डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए हम देखेंगे कि रेट कांस्टेंट के क्या क्या यूनिट हैं डिफरेंट ऑर्डर के लिए। तो लगाइए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर। अभी भी 2 मिनट पहले आपने nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट देखिए, और n ऑर्डर के लिए हमारे रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट है। nth ऑर्डर के लिए आप लिख सकते हैं फॉर nth ऑर्डर। फॉर nth ऑर्डर आपने अभी निकाला रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट निकाल के आए थे, हमने लिखे थे मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, यही हमने लिखा था nth ऑर्डर के लिए। अच्छा आइए जीरो ऑर्डर के लिए निकालते हैं। यहां लिखिए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहां आप लिखेंगे यूनिट ऑफ के, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट ऑफ के लिखेंगे। अब देखेंगे हम क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्डर के लिए के यूनिट निकालते हैं। पहला आप लिखिए किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे के क्या यूनिट हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात आएगी तब हम n की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे ना। n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जब हम क्या पुट करेंगे, जीरो, तो हमारा यूनिट के का क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 सेकेंड इनवर्स। दिस इज आवर ऑर्डर ऑफ यूनिट ऑफ के व्हेन आवर रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। सेकंड केस होगा जब आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको यूनिट निकालने हैं किसके, के। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, n की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बचा क्या, सिर्फ सेकेंड इनवर्स ही बचा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे के यूनिट क्या हैं, सेकेंड इनवर्स हैं। मतलब ऐसा देखिए कहीं भी क्वेश्चन में आपको दिया हो कि जी के की वैल्यू ये है, के की वैल्यू क्या है। अब क्वेश्चन में आपको दिया हो के की वैल्यू आई आपके क्वेश्चन में 3 सेकेंड इनवर्स, या ऐसे आई के 34 मिनट इनवर्स, या ऐसे आई कि 65 आवर इनवर्स, ठीक है। तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि हमारे अगर के की यूनिट देखिए, के यूनिट में आप देखेंगे सेकंड है, मिनट है, आवर है, इसका मतलब के यूनिट में टाइम इनवर्स है। टाइम इनवर्स वाला जो भी के होता है, के जिस यूनिट के जो भी यूनिट टाइम इनवर्स में होते हैं वो किस ऑर्डर के लिए होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होते हैं। इसका मतलब आप आराम से पहचान सकते हैं के यूनिट से कि हमारे रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है। बस आप के यूनिट देखिए, के यूनिट पता करने से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पता चल सकता है आराम से, ठीक है। किसी के यूनिट में सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स और टाइम इनवर्स दिखाई देगा आपको, तो आप सोचिए आराम से कि वो वाला हमारा रिएक्शन कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। इसी तरीके से हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं आपके सामने। तो आप लिखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे के यूनिट क्या है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप के यूनिट बनाएंगे, एक बार खुद देखिए, वहां 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो तब आपको क्या लिखना है, तब आपको लिखना है मोल पर लीटर। अब 1 माइनस 2 है तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, साथ में सेकेंड इनवर्स। दिस इज आवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया अलग अलग ऑर्डर के लिए यूनिट्स ऑफ के भी हम निकाल सकते हैं आराम से। और ये हमने कहां से निकाला था, nth ऑर्डर के लिए निकाला था, वहां हमारी इक्वेशन से, उसी इक्वेशन से निकाला था, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन से। तो ये था हमारा लेक्चर आज, रेट लॉ क्या होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। कंप्लीट हमने बताया। कुछ चीजें और भी आपको एक्सप्लेन करनी है, जरा उन पे थोड़ा नोट डाउन कीजिए, एक थोड़ा हेडिंग लगाइए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जरा उस पे देखिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सिंपली याद रखिए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं,
in a balanced chemical equation that is known as molecularity of reaction. Simply अब लिखिए जरा definition. It is defined as number of molecule taking part in balanced chemical reaction that is known as मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के कितने मॉलिक्यूल, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये कहीं भी एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तभी मैंने इसे अलग लिया. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. तो इसकी क्लासिफिकेशन सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कौन सी होगी? वो ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे जरा. केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी यूनिमॉलिक्यूलर इफ ओनली वन मॉलिक्यूल, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो. ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, दैट इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. फॉर एग्जांपल हम जरा एग्जांपल देखते हैं. H2O2 है हमारे पास, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं. तो जब ही इसको डिकम्पोज करेंगे ये टूटेगा H2O प्लस 1/2 O2. ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा एक ही मॉलिक्यूल है हमारे हाइड्रोजन परऑक्साइड का, इसी की डिकम्पोजिशन हो रही है. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. सेकंड आप लगाइए बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन. बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? तो जरा हेडिंग लगाइए बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन. तो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होगी? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल हमारे रिएक्टेंट के इन्वॉल्व होंगे, दैट रिएक्शन इज नोन एज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन. ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. ठीक है, ये है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. ठीक है, अच्छा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड कैसे? फॉर एग्जांपल ये हमारा H2 है और ये हमारा I2 है, ये दोनों आपस में मिले, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइम HI, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हुई. कहां से हुई? जब दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में इन्वॉल्व हुए, दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल मिले तो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड बना. दिस इज नोन एज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन. रिएक्शन में दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट्स व्हाई हम बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं. थर्ड आप लिखेंगे ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन. तो ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होगी जरा वो देखिए. ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है? ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, तीन मॉलिक्यूल हमारे रिएक्टेंट के इन्वॉल्व होते हैं. कितने? 3. जिसमें रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, ये 2 टाइम NO, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है? 2 टाइम NO2. ठीक है, 2 टाइम NO2, यहां 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है. ठीक है, देखिए तो यहां पे फॉर्मेशन ऑफ NO2 फ्रॉम NO एंड O2. ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हमारे NO के और 1 मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन का, तो 3 मॉलिक्यूल हुए. दैट रिएक्शन इज नोन एज ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन या टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं इसे. टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहीं ना कहीं लिखते हैं, टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन. ठीक है, तो ये हुए हमारे 3. फोर्थ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं सीडो. ठीक है, सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन. सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसी सारी रिएक्शन जो देखने में तो लगे उसकी मॉलिक्यूलरिटी हाई है. ठीक है, देखने में उसकी मॉलिक्यूलरिटी हाई लगे बट एक्चुअली लो वैल्यू हो उसकी मॉलिक्यूलरिटी की, दैट इज नोन एज सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन. बट देखने में लग रहा है कि जी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कुछ 4 है, इसमें 4 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं या 5 मॉलिक्यूल जुड़े हैं, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलरिटी निकल के 2 आए या 1 आए, दैट रिएक्शन इज नोन एज सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन. फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं रिएक्शन लिखता हूं, ये है एग्जांपल, एक एस्टर ले रहा हूं मैं आपके सामने, CH3COO H5, ये एस्टर लिया, इसको मैंने रिएक्ट करवाया वाटर के साथ और मेरा प्रोडक्ट बन रहा है CH3COOH. एक इथेनोइक एसिड बन रहा है और एक हमारा इथेनॉल बन रहा है. ठीक है, अब ऐसी रिएक्शन देख के हमें लग रहा, खुद सोचिए, एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसकी मॉलिक्यूलरिटी देख के लग रही है 2 है. ठीक है, इसको देख के लग रहा है 2 मॉलिक्यूल, मतलब बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन लग रही है, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी I1. उसका कारण यह है कि जो यहां पे वाटर है वो एक्सेस क्वांटिटी में है, लार्ज
एक्सेस क्वांटिटी में है और उसकी कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द इक्वेशन, दैट्स व्हाई उसकी कंसंट्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेस है। तो ओवरऑल हमें देख के लग रहा था कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन इसकी ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी निकल के क्या आई 1, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और यही है हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, दैट सिंपली कि कितने मॉलिक्यूल हमारे इन्वॉल्व हैं पूरे केमिकल इक्वेशन में। यूनिमॉलिक्यूलर होगी तो 1, बाई मॉलिक्यूलर होगी तो 2, ट्राई मॉलिक्यूलर होगी तो 3 और सीडो मॉलिक्यूलर होगी तो 4। तो आइए फाइनली एक डिफरेंस आपके सामने लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, वो फाइनली देखिए और फिर हमारा लेक्चर क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं मैंने मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। देखिए सबसे पहला डिफरेंस देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में, इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जैसे 2 मिनट पहले आपको कहा था वीडियो में, ये समझाते समय ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कंप्लीटली। लेकिन जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली डेटा है। हमने पहले ही पढ़ लिया इसको चीज को कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंट्स करके निकालते हैं। हम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं और वहीं से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पता चलता है, ये एक्सपेरिमेंट डेटा है, ठीक है। सेकंड, it is a total number of molecule of reactant taking part in a balanced chemical reaction, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 A हैं और यहाँ पे 1 B है, ठीक है, रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो कितने रिएक्टेंट यहाँ पे हैं, 4 मोल A के और 1 मोल B का। तो यहां मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की क्या होगी, 5 होगी। तो यहां कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के इन्वॉल्व हो रहे हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक रिएक्शन में, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये सिंपल सा एक कंसेप्ट था, मॉलिक्यूलरिटी कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपको रेट लॉ लिखना पड़ेगा और रेट लॉ आप लिखेंगे, रेट लॉ ऐसा लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या के का सिंगल लगाइए और फिर लिखिए आपके रिएक्टेंट क्या है। हमने यहां रिएक्टेंट लिखने हैं ए। फॉर एग्जाम्पल यही जो इक्वेशन लिखी थी 4A + B 1B गिव राइज टू प्रोडक्ट। अब के A और फिर 2B है तो B भी आप लिखेंगे B। अब यहां पर स्टाइकोमेट्रिक नहीं लिखनी है, अगर स्टाइकोमेट्रिक वाला कंसेप्ट लगा लिया तो वो लॉ ऑफ मास सेक्शन हो जाएगा जो गुलबर्ग एंड वेग ने दिया था, ठीक है। हम लेट करते हैं कि यहां A की पावर कोई 3 है, ठीक है, और B की पावर कोई 2 है। क्यों कि अब A की मतलब देखिए ना, रेट ऑफ रिएक्शन A की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और पावर 3, B की पावर 2 है। तो ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 + 2 = 5। ये 5th ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, ये है हमारी 5th ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से क्या डेफिनेशन है, इट इज द सम ऑफ द पावर, कि जो पावर होती है ना टू विच द कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर दिखाई दे रही है उन पावर का सम कीजिए, ठीक है। जो हमने कंसंट्रेशन टर्म कहां निकाली थी, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म हमने यूज की ना, उन कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर है उन पावर का सम करेंगे, जो चीज निकल के आएगी दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहां पे 3 2 लिखा, यहां माइनस भी हो सकता है, यहां प्लस भी हो सकता है, यहां 0 भी हो सकता है, यहां डिवाइड फ्रैक्शन में भी हो सकता है। वही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज ऑलवेज इन होल नंबर, ठीक है। जो मॉलिक्यूलरिटी होगी रिएक्शन की वो हमेशा होल नंबर में होगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। लेकिन हमारा ऑर्डर देखिए, ऑर्डर हमारा होल नंबर भी हो सकता है, हमारा फ्रिक्शन में भी हो सकता है, 1/2 1/6 1/8 1/5, ऐसा भी हो सकता है, या वो 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको डिटेल में गया था इस चीज पे, ठीक है। और 4th पॉइंट, एप्लीकेबल टू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किसी भी तरह की रिएक्शन हो हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा सिंपल रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है, ये कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम नहीं निकाल सकते। तो यहां हमारा खत्म होता है कंप्लीट रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यूनिट्स ऑफ के क्या है, के होता क्या है, रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं, यूनिट ऑफ के डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। एक बार नहीं समझ आया, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आराम से डिटेल में सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।